हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। ये थर्ड ईयर का ये क्लास है। इसमें मैंने आप लोग को नैलॉन पढ़ा दिया था, रेयान पढ़ा दिया था। इसमें नैलॉन आपको पढ़ाऊँगी। जो मेरे एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट था, मैंने वो कर दिया। हाँ, हमारे पास एक कमेंट आ रहा है, मोहम्मद हाशिब के नाम से आ रहा है। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, मैं अवध यूनिवर्सिटी से हूँ। तो कानपुर का जो यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी की मटेरियल मेरे पास नहीं है। बेटा, आप जिस तरीक़ा से चाह रहे हो, मैं उस तरह से आपकी वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो इसके लिए सॉरी, चूँकि हमारे पास कानपुर यूनिवर्सिटी का कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये अवध यूनिवर्सिटी से मैं रिलेटिव हूँ, यानी अवध यूनिवर्सिटी से हूँ। तो मैं आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस आप लोग को करा रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं नैलॉन। वैसे सिलेबस ये सभी यूनिवर्सिटियों का एक होता है, बस एग्ज़ाम कराने का पैटर्न अलग है। हमारे अभी अवध यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है, सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में थ्योरी यानी लिखित पेपर ही आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नैलॉन एक कृत्रिम तथा रासायनिक विधि से उद्योगशाला में तैयार किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से रेयान आपका तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका नैलॉन भी तैयार किया जाता है। इसके विशेष गुण हैं जिनके कारण आधुनिक युग में नैलॉन के बने वस्त्र अत्यंत लोकप्रिय हैं। ठीक, इनका निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम देखिए हेक्सेन और मायोलिन अमीन व एडिपिक एसिड का प्रयोग का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेक्सेन और मियोलिन या डायमीन व एडिपिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर इन सभी संयोग से क्या करते हैं, नैलॉन का लवण बनाते हैं। क्या करते हैं, नैलॉन का लवण बनाते हैं। और इस लवण को क्या करते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद फ्लेक्स बनाते हैं तथा इस फ्लेक्स को पिघलाकर इसका गाढ़ा घोल बना लिया जाता है। इस घोल को क्या करते हैं, स्प्रेरेंट, मैंने आपको उस दिन बताया था। स्प्रेरेंट जो होता है, यानी कि जो ये एक गोल सा पाइप होता है, ठीक है, इसके महीन ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं। ये पंप द्वारा इसमें प्रेशर किया जाता है और प्रेशर करने पे ये महीन से धागे निकलते रहते हैं। फिर इनको ठंडे पानी से गुजारा जाता है। जैसे मैंने सारी प्रक्रिया आप लोगों को रेयान में पढ़ाते समय बता दिया था, ठीक वही प्रक्रिया इसके साथ भी किया जाता है। ठीक है, इसके महीन छिद्रों से निकाला जाता है। इसके लिए वैसे ही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो रेयान में समझाई जा चुकी है। ठीक, मैंने अभी आपको वही बताया, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो रेयान के लिए होता है। स्प्रेरेंट में निकालने के बाद इसके रेशे हवा के संपर्क में आकर कड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके पश्चात इन रेशों को कंडीशनर से गुजारा जाता है और इसके धागे बना लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है आपकी होती है विशेषता। हर जगह पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो बस विशेषता पूछता है कि रेयान के या नैलॉन के तंतुओं का संगठन क्या है, या नैलॉन या रेयान के अम्ल तंतुओं पर रेयान का वो क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने या धूप, आग से जलने से इसकी प्रक्रिया कैसी होती है। यही सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी विशेषता से लेकर ही सारे क्वेश्चन इन तंतुओं के बनते हैं। तो देखिए रेयान के इसके दो विशेषता होती है, एक भौतिक एक रासायनिक। कितनी विशेषताएं होती हैं, दो विशेषताएं होती हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके भौतिक विशेषता। तो भौतिक विशेषता में आपका आता है कि तंतुओं का संगठन। रेयान के तंतु शुद्ध रूप से रासायनिक तत्वों से ही बनते हैं। यदि इनका रासायनिक विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन के तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या था, इसका संगठन था, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो ये आपका हाइड्रोजन है, इसमें ना वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्लस कार्बन के भी तत्व इसमें विद्यमान होते हैं, यानी कि 4 चीज़ों के संगठन से नायलॉन का निर्माण होता है। ठीक है, तो संगठन में इतना आएगा। अब सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, यानी कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब उसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट में काटा जाएगा तो वो कैसे दिखाई देता है, ये बता रहा है आपका। ठीक है, देखिए ये जो होता है नायलॉन के तंतुओं को यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाए तो इसकी रचना स्पष्ट दिखाई देती है। गोलाकार होते हैं, गोलाकार यानी कि इसको अगर इस तरह से आपका एक है, इसको ऐसे बीच से काट दिया जाए तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने आप लोग को रेयान में दिखा दिया था। ठीक, तो इस तरह से काटने से ये गोलाकार दिखाई देता है तथा इनका व्यास भी पूरे तंतु की लंबाई में एक समान ही होता है। ठीक है, इनके तंतु चिकने तथा पारदर्शी होते हैं। यदि इन रेशों को अनुप्रस्थ काट में काटा जाए तो ये गोल चित्तों से युक्त दिखाई देते हैं। मैंने अभी आपकी संरचना वही बनाया कि अगर हम अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो इस तरह से ये इसकी संरचना हमको दिखाई देगी। ठीक है, और अगर अनुदैर्ध्य काट में हम इसको काटते हैं, इसको अनुदैर्ध्य काट में हम अगर काट रहे हैं तो इसकी रचना जो है इस तरह से कुछ दिखाई देगी, ऐसे बारीक बारीक सी दिखाई देगी, इस तरह से कुछ दिखाई देती है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि अगर एक रेशा है तो इसको इसी तरह से इसी डायरेक्शन में ऐसे 2 भाग कर दिया जाए, इसको चीर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब लंबाई और मजबूती देख लेते हैं। कृत्रिम तंतु होने के कारण नायलॉन के तंतुओं की लंबाई निश्चित नहीं होती है। इनके निर्माण क्या है, स्पोरेनेंट के द्वारा होता है, अतः आवश्यकता अनुसार इनकी लंबाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये तंतु बहुत अधिक मजबूत होते हैं, समान रूप से अधिक समय तक इस्तेमाल करते रहने पर भी इनकी मजबूती या दृढ़ता नहीं घटती है, यानी कि ये बहुत मजबूत होते हैं। इस पॉइंट को बस नोट करिए। उसके बाद आता है ताप का प्रभाव। देखिए नायलॉन के तंतु अधिक ताप सहन नहीं कर सकते, इसलिए इन वस्त्रों पर अधिक गर्म प्रेस की जानी चाहिए। ताप सहन नहीं करनी चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं की जानी चाहिए। समान रूप से 225 फ़ारेनहाइट से अधिक ताप सहन करने की क्षमता इन तंतुओं में नहीं होती है। ठीक है, अब आता है उष्मा के संवाहकता। ठीक है, देखिए रेयान के तंतु जो होते हैं ये उष्मा के अच्छे संवाहक नहीं होते हैं। इस गुण के कारण इनमें क्या होता है कि ये शरीर की गर्मी बाहर निकल पाती है, अतः गर्मियों में इनको पहनना क्या होता है, सुविधाजनक नहीं होता है। समान रूप से ठंडे मौसम में रेयान के वस्त्र पहनना आरामदायक होता है, यानी कि ये उष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं, इनसे गर्मी बाहर नहीं निकलती है तो गर्मी के लिए उचित नहीं होते हैं। तो ये गर्मी इनसे बाहर नहीं निकलती तो क्या होगा कि जब गर्मी ना बाहर निकलेगी तो शरीर को गर्म करेगा ना, तो शरीर को गर्म करने का कार्य अगर आपको ये कपड़ा देता है नायलॉन का तो ये ठंडी के मौसम के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। ठीक, धूप का अब अगला पॉइंट आपका आता है धूप का प्रभाव। देखिए रेयान के वस्त्रों पर सामान्यतः धूप का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समय तक धूप में रहने से इनका रंग भी खराब नहीं होता, परंतु यदि निरंतर अधिक समय तक इन्हें धूप में खुला रखा जाए तो कलर थोड़ा सा इसकी क्या हो जाएगी कि चमक तथा कुछ मजबूती भी इसकी घट जाती है, जो स्वाभाविक होता है। अब आता है रगड़ का प्रभाव। देखिए कृत्रिम रेशा है, नायलॉन के वस्त्रों पर रगड़ का घर्षण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था। इन्हें धोने में किसी प्रकार की विशेष सावधानी की आवश्यकता भी नहीं होती है, याद रखिएगा इसको। नमी सोखने के, देखिए नायलॉन के तंतुओं में किसी प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं, अतः इन तंतुओं में अवशोषक क्षमता भी नहीं होती है। इस गुण के कारण क्या होता है, नायलॉन के वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं। ठीक है, नमी सोखने की क्षमता का अभाव होने के कारण क्या होता है कि इनसे जो बने वस्त्र होते हैं गर्मियों में नहीं धारण किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पसीना नहीं सोख पाते हैं और पहने हुए वस्त्र चिपचिपेपन लगने
लगता है। ठीक है, अब देखिए पत्या स्थिरता, नैलान के तंतुओं में पत्या स्थिरता का गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण नैलान के वस्त्र क्या होते हैं, पहनने पर शरीर का आकार ग्रहण कर लेते हैं। पत्या स्थिरता का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई कपड़ा या मान लीजिए कोई चीज़ है उसको यहाँ इतना बड़ा सा है उसको खींच रहे हैं, इतना बढ़ के आया, फिर हम उसको छोड़ देते हैं तो पुनः वो फिर क्या होता है, वो फिर अपने स्थान पे आके उतना ही बड़ा बच जाता है, इतना ही बच जाता है। उसी को कहते हैं पत्या स्थिरता, यानी कि पुनः अपने स्थान को धारण करने की क्षमता इसमें होती है। तो ये कपड़ा ऐसा होता है कि फैलता है, फिर इसको जब पहनो तो ये शरीर पे बिल्कुल फिटिंग आ जाता है। ठीक है, देखिए धुलाई, नैलान की वस्तुओं की धुलाई सरल होती है। समान रूप से इन पर लगे दाग धब्बे पक्के नहीं होते हैं तथा सतह चिकनी होने के कारण इन पर धुलाई भी धूल भी नहीं जमते। साधारण रीति से ही पानी एवं साबुन से इन वस्त्रों को धोया जा सकता है। इन पर छाड़ का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट रखिए कि नैलान के जो वस्त्र होते हैं उस पे छाड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको आसानी से आप साबुन से धुल सकते हैं और धुले वस्त्र सूख भी जाते हैं, क्योंकि नैलान के तंतु अधिक नमी भी नहीं सोखते। अब देखिए इसमें रासायनिक विशेषता आ गई। क्या आ गया, रासायनिक विशेषता आ गई। तो रासायनिक विशेषता के अंतर्गत तंतुओं में अम्ल, क्षार, विरंजक, फफूंदी आदि के प्रभाव को जाना जाता है। याद रखिएगा इसको भी कि हम रासायनिक विशेषता में तंतु पे अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव और विरंजक तथा फफूंदी का प्रभाव देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है अम्ल का प्रभाव। पढ़ा है सभी अम्ल का नैलान पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। यदि गर्म और साद्र अम्ल का संपर्क इन वस्त्रों से हो जाए तो वस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी कि अम्ल का प्रभाव इस पे बहुत बुरी तरह, अगर कोई गर्म हो या साद्र हो, दोनों अवस्था में इस नैलान के वस्त्र पे अम्ल का प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्षार का प्रभाव। समान रूप से किसी भी क्षार का नैलान तंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, अम्ल का पड़ता है लेकिन क्षार का नहीं पड़ता है। इसलिए इससे बने वस्त्रों को किसी भी साबुन से बिना किसी सावधानी के धोया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए रंग चढ़ाना। तो देखिए नैलान के वस्त्र पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इनमें रंगों के प्रति अच्छी सादृढ़ता पाई जाती है। अम्लीय रंग इन पर अधिक अच्छे ढंग से चढ़ जाते हैं। ठीक है, विरंजक का प्रभाव। देखिए समान रूप से तेज तथा प्रबल विरंजकों को रेयान पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्के ब्लीच से ही इसका विरंजन करना चाहिए। इनको ब्लीच करने के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कौन सा विरंजक का प्रयोग करना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, करना ठीक रहता है। देखिए फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। नैलान की कृत्रिम एवं रासायनिक तंतुओं पर फफूंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त कीड़े भी इन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अतः इन्हें इनसे बचाने के लिए किसी प्रकार की सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। पसीने का प्रभाव। देखिए समान रूप से नैलान के तंतुओं एवं वस्त्रों पर पसीने का विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके तंतु ना तो पसीने सोखते हैं और ना ही ये पसीने के संपर्क में कमजोर होते हैं। नित्य पसीने के संपर्क में इन तंतुओं से निर्मित वस्तुओं का रंग कुछ फीका अवश्य पड़ जाता है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नैलॉन एक बहुत ही अच्छा आपका वस्त्र निर्माण के तंतु है। इस पर सिर्फ क्षार अम्ल का प्रभाव पड़ता है, बाकी किसी चीज़ का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो जाता है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो नैलान आपका ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने अन्य बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ये हमारी वीडियो मिल सके और उनको भी इससे लाभ मिल सके, उनको भी बेनिफिट हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।